थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा हमारा लेट हो गया और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राइट। और आपके इसी तरह ही क्वेश्चन आंसर जो है उसके मैं एंड में आपको आंसर दूंगी। और सेकेंडली एक आध बच्चे ने कोई सवाल जो किया हुआ है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि रिलेटेड सवाल आप समझ ले होता है, वो मैं आपको इसका भी आंसर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है जी, आपका जो टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। पहले मैं आपको टॉपिक का जो थीम है या आपके सिलेबस में जो लिखा है, मैं पहले आपको उसके बारे में आपको गाइड करती हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है ओरल कम्युनिकेशन, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ जो और नीचे एस्पेक्ट्स लिखे हैं जो मैं आपको नोट्स पे लेके जाऊंगी, तो वहां पे आपको दिखाऊंगी। उससे साबित होता है कि वी आर नॉट going to be restricting on oral communication only, but we have to learn many other things. उसके लिए मैं आपको बेसिक से उसी जगह पे लेके आऊंगी जहां पे आपकी जो पे सिलेबस में आपको रिक्वायर्ड है। अब क्या हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे देखो तो लिखा हुआ है इस स्लाइड के ऊपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आपको वर्बल नॉन वर्बल दो नजर आ रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस आउटलाइन एंड इफ यू सी थर्ड नंबर, देयर यू फाइंड देयर इज रिटन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर इज रिटन ओरल कम्युनिकेशन एंड देयर इज रिटन लिसनिंग, ये भी लिखा हुआ है। अब ये सारी बातों को जस्टिफाई मैं करती हूँ कि हम किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि कम्युनिकेशन हम करेंगे, ऑफिस में हम बात कर रहे हैं, हम घर पे बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, तो either we talk like verbal और इशारे नॉन वर्बल। लेकिन वर्बल इज नॉट ओनली टॉकिंग, वर्बल जो होता है उसका मतलब है विद वर्ड्स, याद रखिएगा, वर्बल का मतलब है विद वर्ड्स एंड नॉन वर्बल मीन्स विदाउट वर्ड्स। इफ वी से वर्बल विद वर्ड्स, तो क्या होगा कि आपने अल्फाज किस तरह से आपको लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। उस चीज को हमें अभी आपको मैं बताती हूँ किस तरह करेंगे, वो हम चीज देखेंगे। चार हमारे पास स्किल्स होती हैं हमारी कम्युनिकेशन की, या लैंग्वेज स्किल्स उन्हें कहते हैं, चार हैं जिसके जरिए हम वर्ड्स को यूज करते हैं, या दूसरे लफ्जों में लोग कहते हैं वी एक्सप्लॉइट वर्ड्स, वी यूज वर्ड्स। अब वो वर्ड्स जो हम आपको पास ऑन करेंगे चार स्किल्स के जरिए, ऑब्वियसली स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, चार तरह से करेंगे ना हम। और अगर आप कहें नहीं जी जस्ट हम चुप रहेंगे, तो हम नॉन वर्बल कर रहे होते हैं। अगर नहीं भी कुछ कह रहे, तो हमारे जेस्चर एक्सप्रेशन जो हैं लोगों को कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि नॉन वर्बल जो है इज ऑलवेज देयर। आप चाहे दिल आपका चाह रहा है कि नहीं कोई चीज को एक्सप्रेस करना, बट योर फेस, फेशियल एक्सप्रेशन, योर आई कांटेक्ट, आपके जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारा कुछ कन्वे करती है। अब ये सारा कुछ हमने सीखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सवाल आते हैं। और आपको ये भी बताती चलूं, ओरल पे तो सवाल आएंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं ओरल के अंदर लिसनिंग पे आते हैं। तो हम इसका फोकस करके चलेंगे, जो पास्ट हिस्ट्री एग्जाम की उसमें उसको देखते हुए मैं आपको ये चीजें गाइड कर रही हूँ। ऊपर मैंने टॉप पर लिखा है प्रोज एंड कॉन्स। ये लफ्ज आप जिनके नॉलेज में ये लफ्ज नहीं है वो इस लफ्ज को सीख लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है ये वर्ड्स को यूज करता है। प्रोज का मतलब है कि इसके क्या फायदे हैं या पॉजिटिव इसके क्या पॉइंट्स हैं, और कॉन्स का मतलब है इसकी लिमिटेशन, यानी क्या इसके अंदर नेगेटिविटी है। फॉर इंस्टेंस इफ आई स्पीक, आई हैव ओरल कम्युनिकेशन, राइट, वर्बल के अंदर ओरल कम्युनिकेशन यानी स्पोकन, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ओरल, इट्स नॉट हैविंग एनी एविडेंस। जरूरी तो नहीं कि मेरी हर वक्त आप बात रिकॉर्ड कर रहे हो या हम आपस में सामने सामने टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता। तो एक प्रोज ये है
कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये उसके प्रोज में है, फायदे में है, और मैं आपके समझ रही हूँ, आप मुझे समझ रही हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन मुझे हेल्प कर रही है समझने में, ठीक है। लेकिन साथ साथ उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और अक्सर जब हम बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स वी मेक मेनी मिस्टेक्स, बट व्हेन आई एम राइटिंग इट डाउन, और मैं जब लिखती हूँ तो मैं आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि कोई मिस्टेक ना आ जाए। खत लिखें, ईमेल लिखें, उसके ऊपर जो है वो बहुत ही आपने ध्यान करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने आज इस पे भी बात करनी है, लास्ट 10 मिनट्स में इसके ऊपर बात करेंगे, जो भी हमारा 20 मार्क्स का आपका पेपर है उसकी बात करेंगे, और बताऊंगी आपको सारा रोड मैप कि हाउ वुड वी कवर इट, तो उस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे। तो आपने ये चीज आज देखनी है कि क्या फायदे नुकसान होंगे इस ओरल के, रिटन के, वो हम देखेंगे, वर्बल के, नॉन वर्बल के। इसके अलावा जो पिक्चर्स आपको मैंने दिखाई हैं, इट्स गोइंग टू शो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कम अक्रॉस सिचुएशंस व्हेन यू हैव टू टॉक टू पीपल। आपने लोगों से बात करनी होती है, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, ठीक है, तो आपने उनसे बात करनी होती है। तो अब यहाँ पर आपका जो ये है, जैसे आपने देखा somebody is interviewing लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो आके उनको हेलो हाय कर रही हैं बीच में आकर, और ये सारा जो सेटअप आपको नजर आए ये एक ऑफिस का सेटअप है। तो हमें हर तरह से वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना ओरल फॉर्म में ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। हम या सुनते हैं या हम बोलते हैं, और लिखने में तभी आता है जब बहुत ही फॉर्मल कोई कम्युनिकेशन हो रही हो, कोई खत है, कोई मेमो है, कोई सर्कुलर है जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे हमें क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है इससे नेक्स्ट में। अब आप इसको ध्यान से समझिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, वेज ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, तो आपके पास दो, ध्यान से इसको समझिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने वर्बल विद वर्ड्स, नॉन वर्बल विदाउट वर्ड्स आपने बात करनी है। इफ वी से विद वर्ड्स, आ जाओ नीचे, आपको लिसनिंग एंड रीडिंग। जब लिसनिंग तुम कर रहे हो, सुन रहे हो, और तुम रीड कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं कि आपकी असल में रिसीविंग स्किल्स है। यानी लिसनिंग में आप रिसीव कर रहे हो, रीडिंग में आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। जो स्पीकिंग होती है और राइटिंग होती है, ये आपकी सेंडिंग स्किल्स है, ठीक है। तो आपका इनपुट और आपका आउटपुट जो है, इस तरह से आप ये बात कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन वर्बल किस तरह से होती है। कुछ आपको मैं इसके एस्पेक्ट बता रही हूँ, इसकी डिटेल हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज हम सिर्फ वर्बल को कवर करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक खत्म होगा आपका इंशाल्लाह मंडे को, और मंडे को फिर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तब तक आपने क्या करना है, आपको जो 2 वीक के जो नोट्स आपको मिल चुके हैं, प्लीज इसको ध्यान से सारा पढ़ लें। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आपको मिलते हैं वो आप करें, ताकि आप साथ साथ पढ़ाई करें, आप इसको छोड़े नहीं। यू डोंट लीव इट ऑन टू द लास्ट डे। उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है आज का काम कल पे छोड़ना। तो जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं ना, वो उनका जो है, उनका कोई अल्लाह याफिज होता है, ठीक है। एक टेड टॉक बड़ी खूबसूरत है, एक पर्सन है, उसका है नाम टिम अर्बन, ठीक है। उसकी टेड टॉक देखिएगा अगर आपको टाइम मिले। उसका है, उसने कहा है कि आप जो प्रोक्रास्टिनेटर होता है ना, उसके दिमाग में क्या चलता है। उसने बहुत खूबसूरत एक फनी तरीके से दी है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेटर आप ना होइएगा, आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मंडे को ये हमारा जो टॉपिक है क्लोज होगा। तो आपको साथ ही नोट्स में आपको साथ दे दूंगी। अब आप देख, तब तक आप पहले वाला काम कर रखिएगा। अब आप गौर करिए नॉन वर्बल कैसे कैसे करेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस आपका जो होता है ना, वो प्राइमरी साइट है, बेसिक साइट, जिससे आप लोगों को सब एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी मूवमेंट, आप किस तरह से बात करते वक्त आप झुक गए, खड़े हो गए, आप किस तरह से कर रहे हो। बॉडी मूवमेंट के अलावा इसमें आपका पॉस्चर, पॉस्चर मीन आप कैसे बैठे हो। जैसे लोग कहते हैं ना, आपका पॉस्चर ठीक नहीं है तो आपकी कमर में दर्द निकल आएगी, आप सही सीधी होकर बैठे। तो पॉस्चर मीन हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, ठीक है, हाउ यू लाई डाउन। और जो जेस्चर होता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है, लाइक योर जेस्चर, ज्यादातर आपकी लिम्स की मूवमेंट, आपके हाथ, आपके जो बाजू, उनकी मूवमेंट। जाहिर है आप टांगों से तो मूवमेंट नहीं करके दिखाते ना, हाथों से करते हो, तो टांगों के लिम्स तो नहीं इस्तेमाल होते,
लेकिन आप इनको आप जेस्चर्स कहते हैं। आई कांटेक्ट आपका क्या है? आई कांटेक्ट में आप लोगों को देखते हो। अब इस पर हम पूरी बात इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, मैं इस पर टाइम अभी नहीं जाया करती। इसी तरह टच, यू टच समबडी, हाथ मिलाते हो, कंधे पे पैट करते हो कि यस यू हैव डन गुड, वो भी बड़ी एक्सप्रेस करता है। फिर स्पेस, ये एक बड़ा गहरा मसला है। मैं और आप बैठे हैं, हमें आपस में कितनी स्पेस चाहिए? अब यहाँ पर क्या मसला है, अब ये बात नहीं आ रही मेल फीमेल की, ये यहाँ पर कल्चर की बात आएगी, ये अपने अपने तरीके की बात आएगी, हम आपको ये भी बताएंगे। फिर पर्सनल अपीयरेंस, आप कैसे दिखाई देते हो, आपके कपड़े कैसे पहन के आए हो, आपका जो है आपने क्या हेयर कट आपका हुआ है कि नहीं, आपके नेल्स ट्रिम हुए हैं कि नहीं, सॉल मेकिंग योर पर्सनल अपीयरेंस, दिस इज योर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। वॉइस आपकी आवाज जो है वो किस तरह से निकलती है, उसके लिए हम एक लफ्ज सीखेंगे और दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। वो मैं आपको मंडे को सिखाऊंगी। पैरा लैंग्वेज का मतलब है आपकी वॉइस के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी आवाज का ऊंचा होना, नीचा होना, आवाज में स्ट्रेस लेकर आना, आवाज के अंदर पॉजेस देना, उस सब चीजों को पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और फिर आपकी ओरिएंटेशन, आप बैठे तो हुए हैं लेकिन किधर है आपका रुख? आप एक टेबल पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हो लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, बल्कि किसी और तरफ आपने थोड़ी सी बॉडी को टिल्ट करके आप उधर बैठे हुए हो। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो हम आज का हमारा फोकस है वर्बल यानी विद वर्ड्स। उसके लिए आपने वर्बल जो है वो आप देखिए, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें 35% यानी फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें 35% आपका इंप्रेशन लफ्जों का होता है और 65% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉन वर्बल कितना ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। दैट व्हेन यू आर समवेयर, you are talking to people, 35% of the words they are carrying some strength, but 65% is your what, your non-verbal expressions. इसके बाद यदि एक और चीज समझ लो, वो क्या है, मैं आपके साथ वर्बल बात कर रही हूँ, ठीक है जी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर सामने आप हैं, या मैं आपको कोई लेक्चर वो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ठीक हो गया? उस वक्त आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपकी 7% आपके वर्ड इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, वर्बल लफ्जों का इस्तेमाल, 38% अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो साउंड की क्वालिटी है ना, हाउ यू आर अटरिंग, प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सेंट, योर वे ऑफ स्पीकिंग, वो उसमें आता है। और 55% आपका विजुअल काम कर रहा होता है, हाउ यू अपेयर टू पीपल। ये उस वक्त की बात हो रही है, फॉर इंस्टेंस किसी की स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, तो आप देखते हैं ना, अब देखो कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही हो, तो आप देखते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर हम किसी पर्सन की अपेयरेंस को ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो उनको भी ज्यादा इसलिए देखा जाता है कि उनके जो कपड़े हैं वो मर्दों के तो एक ही जैसे तकरीबन लगते हैं, अनलेस आंटे कोई सिंगर जो है वो चमकती हुई जैकेट नहीं पहन आया या उसने कोई लंबा सा कोट नहीं पहन रखा तो वो जरा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो 55% उसके विजुअल हैं, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। उसके बाद ये लास्ट स्टैटिस्टिक, ये सबसे, ये बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बाकी आप सारे भूल जाओ बेशक, लेकिन ये याद रखनी है। ये पता क्या है, जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, ये मैंने आपको लेफ्ट वाली पहले भी बात बताई है, 70% ऑफ द टाइम हमारे दिन का जो होता है, हम 70% ऑफ द टाइम जब हम जागे होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, और 30% ऑफ द टाइम हम कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वी हैव आवर ओन टाइम, हमारा अपना भी तो वक्त होता है ना, हमारा पर्सनल टाइम भी तो होता है ना कि हम लोगों से बातें करते हैं। उसके बाद जब हम 70% को एक होल के तौर पर लिए, एक पूरा पाए उसको बना दी, तो अगला पाए चार्ट आपको शो करता है कि आपका 70% ऑफ कम्युनिकेशन में से आप जब बातें करते हो तो आप 30% ऑफ द टाइम बातें करते हो, 45% सुनते हो, 16% रीडिंग करते हो, जैसे लेटर आ गया, ईमेल आ गई, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, और 9% तुम राइटिंग करते हो। ये एक एवरेज है, मैं इसकी बात नहीं करी। अब एक बंदा कहता है कि मैं तो जो एक स्टेनोटाइपिस्ट हूँ, वो तो सारा दिन बेचारा लिखता ही रहता है। एक एवरेज, मैं ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, एवरेज जो कि सारा कुछ करता है, तो ये आपको याद रखनी है, ये फिगर्स, ठीक है, ये आपने स्टेटिस्टिक्स याद रखनी है, ये आपको आते हैं, पेपर में आते हैं, ये ब्लू वाले जो पढ़े।
इसके बाद है जी ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन हम देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर आज हमारा इस बात पे बहुत स्ट्रेस है कि ओरल के क्या फायदे हैं तो रिटन के क्या फायदे हैं। अब आप देखते हैं ये सारा जब तुम पढ़ोगे तो बड़ा आसान है, मैं आपको इसको शॉर्टकट बता देती हूँ। ओरल क्विक है, फास्टर है, फीडबैक फौरन आएगा, तुम मुझे फौरन बताओगे कि तुम्हें बात समझ आई है कि नहीं, ठीक है। छोटे छोटे मैसेज देनी है तो ओरल बेहतर है, और ज्यादा इकोनॉमिकल है, तुम सामने बैठ गए हो तो मैं बात कर लूंगी। और जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो वो ज्यादा ही इफेक्टिव हो जाती है। जब रिटर्न करते हैं तो उसमें बड़े कुछ मसाइल आते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ये जो चार्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको नोट्स में आज मैंने ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन नोट्स में ऐड करके आपको एक छोटा सा चार्ट दूंगी। वो अक्सर पेपर में आता है, वो आपकी हर्टा मर्फी की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो चार्ट में ऐड कर दूंगी कि ओरल और रिटन में क्या फर्क है, वो मैं आपको गाइड भी कर दूंगी। तो ओरल जो होता है वो ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है मेरी फीलिंग्स आती हैं। रिटन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती, ना मुझे दिखानी चाहिए। ये बहुत ही न्यूट्रल बात होती है। तो सब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जिसमें आप अपनी पसंद नापसंद लगाते हो, अपनी फेवर शो करते हो। और ऑब्जेक्टिव वो चीजें होती हैं जिसमें आप अपनी पसंद नहीं लगाते, आप न्यूट्रल होते हो, बहुत फॉर्मल होते हो। ठीक हो गया। तो रिटन जो होता है वो वैसे भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, ओरल फ्लेक्सिबल होता है। रिटर्न में जो लिखा गया वो चला गया, और जो ओरल है आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। कोई बात नहीं समझ आई, आप उसको रिफ्रेज कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। इसके बाद कुछ फॉर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ओरल और रिटर्न की, कि जब हम बात करते हैं तो फेस टू फेस, टेलीफोन, मीटिंग, सेमिनार, बहुत सारी आपकी चीजें हैं जिसमें हम ओरल बात कर रहे होते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हैं, मोड्स हैं जिसमें हम रिटर्न बात करें। मेमो लिखो, लेटर लिखो। अब ये मेमो और ये लेटर ये सब क्या होते हैं, ये हमने अगले वीक में इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं, एक और बड़ी जरूरी बात है, वो ये है आज नहीं कल, इंशाल्लाह कल तक मैं आपको कुछ नोट्स शेयर करूंगी। इसीलिए मैं ये वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको मंडे को कंप्लीट टॉपिक होकर मिल जाएंगे। और एक आध बच्चा ये कह रहा है कि आप नोट्स दे दें। आप सबको मैं एक जरूरी बात बता दूं, ये नोट्स मैं साथ साथ कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी कोई रेकमेंडेड पाकिस्तान से प्रिंट हुई बुक नहीं है, तो ये मैं साथ साथ कंपाइल कर रही हूँ, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सीए की बुक से भी आ जाते हैं, तो मैं उसको भी कंसिडर करके चल रही हूँ। आपके पास जो बुक है उसका तो मुझे फिक्र ही नहीं है, जो पीडीएफ आपको दे दी है कि वो आप एक दफा जरूर रीड कर लोगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो वो आप साथ साथ उस टॉपिक को जो रिलेटेड है बस वो पढ़ें, एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको जो है वो चीजें हम देते हैं वहां पे, और कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ी हैं आपके सिलेबस के अंदर जो वो पीडीएफ जो आपको दी है उसके अंदर मौजूद है। तो अभी उसमें बहुत टाइम है, अभी वहां तक जाते जाते देखिए कोई अगर चेंज आती है हमारे करिकुलम में, जो भी आता तरीका हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लें। तो आपको कल तक एक नोट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको मैं थोड़े से लेटर्स भेजूंगी, आपने लेटर्स में से गो थ्रू करना है। मैं एंड ऑफ द क्लास में फिर बताऊंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये बात मेमो और लेटर पे चली थी, इसलिए मैं चल पड़ी हूँ आपको बताने के लिए। नोटिस है, सर्कुलर है, न्यूज लेटर, ये क्या बला है, ये सारे मैं अगले वीक में आपको बताऊंगी। सर्कुलर क्या होता है जी, मेमो क्या होता है, ये मुझे बता दें, आप लोगों को समझ नहीं आती तो आई वुड बी टेलिंग यू। तो ये सारी हम देखेंगे कि रिटर्न फॉर्म में किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, वो क्या है, हम जब ओरल की बात करते हैं तो लिसनिंग को भूल नहीं सकते। लिसनिंग हमारे साथ जाएगी, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने भी आपको बताया। सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि लिसनिंग और हेयरिंग क्या एक ही चीज है। गौर करें इस बात को प्लीज। लिसनिंग और हेयरिंग क्या एक ही बात है? नहीं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि लिसनिंग और हेयरिंग को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू हेयरिंग मी, एक ही बात है। आई एम नॉट हेयरिंग यू, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, दोनों ठीक है, लेकिन टेक्निकली फर्क है। हेयरिंग जो होता है वो सिर्फ स्टिमुलस रिसीव करना, यानी मिसाल के तौर पर आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपकी डोर बेल होती है। डोर बेल आपके कानों ने सुन ली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कान दिए, आपकी वर्किंग होती है कानों में, और आपकी जो है कानों में आवाज आ चुकी है।
लेकिन आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड है, आपका ब्रेन जो है बिजी है। अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिजी होगा तो क्या होगा, आपका आपका जो है, अगर नर्वस सिस्टम आपका बिजी होगा तो क्या होगा, आप आवाज को सुनेंगे नहीं, लिसनिंग नहीं करेंगे, आप हेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन आ गई, लिसनिंग इज टेकिंग नोट ऑफ इट, और हेयरिंग क्या है, जस्ट रिसीविंग स्टिमुलस, रिसीविंग साउंड, not taking note of it, but listening is taking note of it। आपने लिसनिंग में उसको नोटिस भी कर लेना है। तो लिसनिंग डिमांड योर अटेंशन, लिसनिंग डिमांड्स योर सीएनएस। सीएनएस बायोलॉजी के बच्चों को पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वरना आपकी बात जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाके वहां से वापस आ गई, आप बिजी हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, आपकी अम्मा आपको आवाज देंगी, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, बेल हो रही है, आप इतने महव हैं, आप कुछ देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीजन्स देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, आपको वाकई आवाज नहीं आई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि हम इतने वो कहते हैं ना स्मार्ट लोग हैं कि हमें जब हमने कोई ऑर्डर किया हुआ है, हमने कोई फूड का ऑर्डर किया हुआ है, तो फिर हमें बेल की आवाज दूर से आ जाती है ना। हम कुछ भी कर रहे हो, हम कहते रुको रुको मुझे पता कौन आया, या किसी दोस्त ने आना है तो दोस्त की आवाज जो है ना, बेल की आवाज फौरन आ जाती है, नॉक भी करेगा तो आ जाती है। तो वो भी हम आपको बताऊंगी, इसको क्या कहते हैं, इसको सिलेक्टिव हियरिंग कहते हैं, कि आप सिलेक्टिव परसेप्शन आपकी जैसी होती है, तो आप सिलेक्टिव हियरिंग करना शुरू कर देते हो, जो चीज आपको नीड होती है वो आप सुन लेते हो। तो ये सारा कुछ जो है हम इसको समझते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक आइडिया देती हूँ। हम जब कहीं जॉब पे जाते हैं तो हमारे पास, या हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं चलो, तो हमारे अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, बहुत सारी। हम सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत बहुत सारी है, बहुत सारी। इनको याद नहीं करना आपने, इनको बिल्कुल नहीं याद करना। सिर्फ मैंने आपको सिखाया ये है कि इसमें क्लियर कम्युनिकेशन नंबर 1 में, नंबर 2 आपकी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है ना, तो पता क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, आपकी सोचें फोकस्ड नहीं है, आपके अंदर अटेंशन स्पैन कम है, आपका अटेंशन स्पैन कम है। आप एक चीज 1 मिनट के लिए, बस 1 सेकंड के लिए देखते हो, दूसरे सेकंड आप सुनना भी नहीं चाहते। अब आजकल के जो सारे बच्चे हैं, उनका यही तो मसला है। एक बात करते हैं, उन्हें पहले ही पता होती है, वो कहते ठीक 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 हमें समझ आ गई। उनकी अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है, इसलिए वो नहीं सुनना चाहते। तो अक्सर ऐसा होता है, और कान उनके फिर बंद रहते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज दैट आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना चाहूंगी। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, आप कहेंगे मिस ने बायोलॉजी पढ़ानी शुरू कर दी हमें और हम एनाटॉमी सीख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने के लिए तस्वीर लगाई है कि आपको सही समझ आए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज परेशान ना होना, बायोलॉजी के बच्चों को समझ आएगी ज्यादा, लेकिन आप सारों ने कहीं ना कहीं साइंस में, जनरल साइंस में से पढ़ा होगा जरूर। आपकी साउंड आपके कान की बाहर, आपने देखा कितनी हमारी अल्लाह ताला ने हड्डी रखी है सॉफ्ट सी, है ना। वो हड्डी जो है उसका जो है स्ट्रक्चर, या उसका जो आप कह लें कि टेक्सचर ऐसा है कि साउंड जो है वो उसको आती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, आगे चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, आगे चली जाती है। बाहर वाली पार्ट को आप पिन्ना या जो भी कहते हैं छोड़ दें, ये हमारा पेपर में सवाल नहीं आना। अंदर आपके एक कैनाल है, एक यानी एक जगह बनी है पाइप सी, खाली हॉलो, आगे एक मेम्ब्रेन है, और इस तरह ही सारा कुछ कर कर आके आवाज जो है एको की तरह आपके कान में रहती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम बिजी होते हैं ना, तो कोई बंदा कुछ कह जाता है, आप यकीन करें उस वक्त नहीं हम सुनते, थोड़ी देर बाद समझ आती है, क्योंकि कान में आवाज रहती है। उसने कहा जी मैं चाबियां लटका के जा रहा हूँ, हम बिजी हैं, मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रही हूँ, आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, किसी ने कह दिया कि चाबियां लटका के जा रही हैं, तो आप ये चाबियां मैंने ड्रॉर की वहां रख दी हैं, तो यू जस्ट डोंट लिसन टू द पर्सन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बट वंस द पर्सन इज गॉन, द वॉइस इज देयर, आवाज साउंड रहती है और आप उसको सुन लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रहती है। और सुनाता कौन है आपका, ऑडिटरी नर्व्स, जो कि अल्लाह ताला ने आपको नर्व्स दिए हैं, वो यहाँ से पास करते हैं मैसेज को और चले जाते हैं आप कहाँ पर, आपके दिमाग तक। तो ऑडिटरी नर्व जो है वो लेके चले जाएंगे, तो हेयरिंग से लिसनिंग हो जाएगी। समझ आ रही बात की? तो दिस इज हाउ वी लिसन। और अगर आपका दिमाग बिजी है,
आपका ब्रेन सेंट्रल सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कुछ और कर रहा है, तो वो कभी भी आवाज नहीं सुनता। और बाजूकात हम बिजी होके, जैसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल को पढ़ रहे होते हैं, तो या अभी मैं म्यूजिक भी आपको बताऊंगी कैसे हम कर रहे होते हैं, तो हमें दुनिया नहीं सुनाई देती, ठीक है, आवाजें आ रही होती हैं लेकिन हम नहीं सुन रहे। अब इसके लिए लिसनिंग और हेयरिंग की एग्जांपल्स यहाँ पे दी है, ये आप स्लाइड आपके पास जब आ जाएगी इसको पढ़ लेना। लेकिन ये यहाँ ये बताया गया है कि अक्सर लिसनिंग और हेयरिंग के लफ्ज को हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ बता रही हूँ, लिसनिंग हेयरिंग में फर्क होता है। जब हम जैसे म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग का एक स्पेशल एरिया है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो लिसनिंग जो है वो हो रही होती है। तो हम हमारे जो ब्रेन है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, यू कांट जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। और सारा कुछ सबसे ज्यादा आपका हिपोकैम्पस, आपको नजर आ रहा है राइट पे लिखा हुआ, हिपोकैम्पस जो है म्यूजिक मेमोरीज को हमेशा रखता है ज्यादा। और ये भी मैं बता दूं, जो हिपोकैम्पस होता है ना, इसका काम ये भी होता है कि वो जो लोग अच्छी ड्राइविंग करते हैं ना, या बहुत ड्राइविंग करते हैं, या स्पेशली जो लोग होते ही ड्राइवर हैं, उनका हिपोकैम्पस ज्यादा काम करता है। उनको पता होता है किस सड़क पर कहाँ मुड़ना है, कौन सा बोर्ड आएगा तो टर्न होना है, उनको याद रहता है, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च की गई थी और इंग्लैंड के टैक्सी ड्राइवर्स पे रिसर्च हुई थी, और उनका हिपोकैम्पस वाला जो पार्ट था ना, उसकी यानी उसकी जो वॉल्यूम था बड़ा हो चुका था, यानी उसकी जो कह लें आप, उसकी जो बॉडी है, पार्ट है, वो बड़ा पार्ट हो गया हुआ था। तो हिपोकैम्पस हमें ब्रेन को हेल्प करता है। अब आपको बड़े मजे की तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, आप में से कोई राइट पे होगा, कोई लेफ्ट पे होगा, म्यूजिक सुन रहे हैं, बस जी दुनिया का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त वाकई लिसनिंग कर रहे हैं। आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो यू फील इन अ वे कि आपके इमोशंस को वो टच कर रहा होता है, या आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, किसी पर्सन को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी समटाइम्स यू आर एब्जॉर्ब। और मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए एक और चीज बताई है कि सिर्फ आप तक नहीं है, मेरे जैसे लोग या मेरे से बहुत बूढ़े लोग जो हैं वो भी म्यूजिक सुनते हैं। तो वो जब म्यूजिक सुनते हैं तो दे आर लॉस्ट। और ये भी एक समझ लें कि ये भी बड़ी एक उनके लिए शायद एक नेमत वाली बात होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी हमारे जो बूढ़े हैं वो इस तरह के नजर नहीं हमें आते। हमें जब बूढ़े नजर आते हैं ना, वो तो जानमाज पे बैठ जाते हैं ना, और वो अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन मेन में कहती, खुदा ना खास्ता हमें जाए नमाज पे बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ये रवाज है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर हम जाए नमाज पे बैठते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हमें सोच कम आती है, ठीक है। अब सॉरी, सबके लिए नहीं है, जनरल बात करें, ठीक है। तो हमें हर वक्त ही अल्लाह को याद रखना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये तो बाहर के लोग हैं, इनको करने दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लिसनिंग पे एक्टिव और पैसिव लिसनिंग की बात करेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मैं सारे नोट्स नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, नोट्स में से कुछ कुछ चीजें पढ़ूंगी, और आज एंड ऑफ द क्लास तक जितना हम कर पाएंगे मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी। और जब आपको नोट्स आएंगे तो आप उसकी रीडिंग करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जरूर पूछेंगे। लेकिन बिलीव मी, इट्स इजी, बिलीव मी। एंड एक अंग्रेज कहता है आई काउंट ऑन यू। काउंट ऑन यू का मतलब है आई ट्रस्ट यू। तो आई काउंट ऑन यू, मुझे पता है तुम लोग को आ जाएगा, ठीक है, तुम लोग को समझ आ जाएगी, तुम लोग माशाल्लाह बड़े जो है समझदार बच्चे हो, सारे बड़े छोटे जो भी हो। तो अब देखिए जी, एक्टिव एक्टिव लिसनिंग जो है उसमें आपने पता क्या करना है, फोकस, कॉन्सेंट्रेट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और असल में एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही हो कि तुम सुन रहे हो, सर हिलाओ, आई कांटेक्ट के जरिए, आप थम अप करके शाबाश वेरी गुड कह के, या किसी भी तरीके से, या लिख कर नोट्स ले रहे हो, तो इससे पता चलता है तुम एक्टिव, यानी योर बॉडी इज डूइंग सम एक्शन, इट इज डायनामिक, इट्स मूविंग। पैसिव का मतलब होता है यू आर लिसनिंग, ये नहीं मैं कहती कि तुम नहीं सुन रहे, बट यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। आप एक, अगर जैसे मैं अगर खबर को सुन रही हूँ तो क्या मतलब है कि मैं जंप लगाना शुरू कर दूं? नहीं, मैं आराम से सुन रही हूँ, मैंने पूरा सुन लिया, ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब तुम किसी सामने, किसी बंदे के सामने बैठे हो, कोई आपको लेक्चर दे रहा हो, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि एक फीडबैक जाना चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ आपको। तो ये एक्टिव विद योर सम एक्सप्रेशन, पैसिव यू आर अ वेरी गुड लिसनर। बट और एक और बात बता दूं, लिसनिंग कभी पैसिव नहीं होती, यानी लिसनिंग हमेशा एक्टिव होती है। कहने का मतलब है कि लिसनिंग जो स्किल है ना, खाली लिसनिंग, क्योंकि उसमें ब्रेन आपका शामिल है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हो? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देकर। पैसिव लिसनिंग,
कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, चुप करके चाहे एब्जॉर्ब होकर सुनते हो। अब मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, गौर करें। ये मैं आपको पिक्चर्स क्यों दिखाती हूँ? किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबें अप्लाई करने के लिए होती है। अब आपने ये देखा, यहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, दे आर लिसनिंग टू समबडी। क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि इधर से एक खातून है, खातून के साथ एक पर्सन है जिसने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है, और उससे आगे तीसरे नंबर पे एक लड़का आंखें बंद है, नजर आ रही है ना आपको? आपको लगा है कि बस सोया हुआ है। गौर करें, वो सोया हुआ नहीं है। हो सकता है जब तस्वीर खींची गई है तो उसने ब्लिंक किया हो, या वो एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि वो पैसिव होके सुन रहा है, लेकिन उसका हाथ टाई के ऊपर है, इसका मतलब अपनी टाई ठीक कर रहा था। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल खामोश होके सुनते हो, पैसिव लिसनिंग करते हो। कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देते रहते हैं, किसी ना किसी तरह, आई कांटेक्ट, हाथों का हिलाना, किसी भी तरह से। इसके बाद आप एक और देखें, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि दे आर एक्टिव लिसनर, और सबसे ज्यादा आपको एक्टिव लिसनर नंबर 2 पे जो लड़की है उसके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है। नंबर 3 पे जो लड़की 4 पे नजर आ रही है, वो भी ज्यादा लग रही है कि उसने एब्जॉर्ब होकर सुन रही है उस बंदे को। और बाकी लोग लगता है कि शायद थोड़े से, बल्कि नंबर 1 वाला भी सुन रहा है, लेकिन जो नंबर 3 वाला लड़का है वो शायद उसकी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि उसका आई कॉन्टेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह डिफरेंट किस्म की लिसनिंग कर रहे होते हो जब आप अपने ऑफिसर्स के सामने, जब सीनियर्स के सामने होंगे, या कॉलीग्स के सामने अपने बैठे हों, या इवन जूनियर गेस्ट को सुन रहे हो, तो यू हैव टू गिव अटेंशन कि आप सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यहाँ भी भाई आप देख रहे हो कुछ लोग एक्टिव और पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक तस्वीर इंटरेस्टिंग देने के लिए आपको दिखाई है। ये भी एक आपको जब आपके पास आ जाएगी इसको पढ़ लेना, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको सारा कुछ। इसके बाद कुछ और टाइप्स के लिसनर है, गौर कीजिएगा। इन लिसनर को एक कहते हैं कंटेंट लिसनर। कंटेंट लिसनर उसको कहते हैं जो कि पूरी बात सुनते हैं, वो हर चीज को पूरे का पूरा सुनते हैं, ठीक है, और वो उस पूरी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। और हमें अक्सर कंटेंट लिसनिंग करनी पड़ती है ताकि हम पूरा, जैसे तुम अगर मुझे पूरा नहीं सुनोगी, हाउ वुड यू गेट आइडिया अबाउट योर सिलेबस? तो तुमने कंटेंट करनी है ना, लिसनिंग, ठीक हो गया ना? अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ लोग होते हैं पीपल ओरिएंटेड, पीपल फोकस्ड लिसनर्स। वो पता क्या करते हैं, वो सामने बैठे हैं और वो ज्यादा ना लोगों के लिए फीलिंग्स रख रहे होते हैं। वो इस तरह सुन रहे होते हैं कि बेचारा गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है, कोई बात नहीं, उसको फील कर रहे होते हैं। वो ज्यादातर उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर, कि अगर आप पहली दफा कोई स्पीच करने जा रहे हो, तो आपके जो सीनियर होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, वो सारा सिंपैथी, वो आपको एम्पैथी शो करते हैं, वो आपको क्या क्या करते हैं, आपको फील करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दे आर पीपल ओरिएंटेड लिसनर। दे आर मोर इनटू कनेक्टिविटी, दे आर मोर इनटू एस्टैब्लिशिंग फीलिंग्स विद देम। तो अभी मैं ये जो आपको जो बात यहाँ पे स्लाइड पे तो चलो पढ़ लेना, लेकिन नोट्स से याद करना, ठीक है? स्लाइड से कोई बात समझ ना भी आई तो इट्स ओके, लेकिन आप देखो कि मैं यहाँ पे फास्ट जो स्लाइड पे कुछ ऐसे हैं, स्लाइड जो मैंने गूगल इमेजेस से ली हैं, वो मैं चेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने उसको वो लोगों के लिए, मैं उन लोगों को भी लेके चलती हूँ जिन लोगों को बात पूरी समझ आती है, और परहैप्स दे जस्ट वांट अ लिटिल ट्रिगर, उनको एक ट्रिगर बस चाहिए, आगे वो समझ लेती हैं। तो ऐसे लोग भी इसको पढ़ के समझ लें, और जो नहीं समझ पाए दे कैन गेट आइडिया फ्रॉम व्हाट आप नोट्स में से पढ़ेंगे। इसके बाद जी आगे देखते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव लिसनर होते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने तुम्हें कहा कि जी मैंने नई गाड़ी खरीदी है। अच्छा, तुम में से फौरन बात सुनी मेरी नई गाड़ी की। अब तुम सबके दिमागों में चीज आ गई है ना, कोई सोच रहा है मैं इसने बड़ी गाड़ी ली है कि छोटी ली है। नहीं, मैं इसके पास छोटी ही गाड़ी होगी, खातून ने इसने बड़ी गाड़ी क्या कर रही, ये भी सोच सकते हो। या एक कहेगा कि नहीं, मिसने पता नहीं जो है जो उसकी ऑटोमेटिक गाड़ी ली है या मैनुअल ली है, ये भी सोच सकते हो। फिर ये भी सोच सकते हो कौन सा मॉडल ली है, ये भी सोच सकते हो कि नई ली है कि पुरानी ली है। ये जो कुछ तुम सीखो सोच रहे हो ना, अगर या नहीं भी सोच रहे, या कोई भी बंदा सोच सकता है, उसे कहते हैं क्रिएटिव लिसनर। वो क्या करता है, विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। आपने कहा जी मैंने नया घर खरीदा है, वो फौरन सोचना शुरू करेगा, उसके दिमाग में अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक घर आ गया, ठीक है, तो वो सोचना शुरू करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव लिसनिंग। और हम सारे के सारे लोग वाकई क्रिएटिव लिसनर होते हैं, हमें होना भी चाहिए, ठीक है।
हम फौरन चीजों को क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में ले आते हैं, विजुअलाइज करते हैं। फिर हम क्रिएटिव लिसनिंग में करते क्या है, हम ओपन माइंड के साथ सुनते हैं और इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या चीज है? ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर ऐसा क्या मतलब होता है कि हम एक ग्रुप बैठकर किसी मसले का हल करता है और नए तरीके से किसी मसले के नतीजे पे पहुंचता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्रिएटिव लिसनिंग चाहिए। और इसी तरह आपको ये दिखाया गया है, these are creative listeners। आई थिंक ये लास्ट आज की स्लाइड है। यस, ये आज की लास्ट स्लाइड है। अब हम नोट्स पे जाते हैं। ठीक है, और हम आज वर्बल वाला पार्ट जो है खत्म करेंगे, नॉन वर्बल हम मंडे को करेंगे। और इतना आप बिलीव करो, मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपने कुछ आइडिया ले लिया ना, आपको तस्वीरों के जरिए कुछ मैंने आइडिया दे दिए। सबसे पहले ब्लॉक में, ये मैं ब्लॉक जब आपको भेजूंगी ना, मैं इरेज कर दूंगी। मैं सिर्फ आज की क्लास के लिए रखा है। इस ब्लॉक में पता क्या लिखा हुआ है? आपके सिलेबस। उसमें लिखा है जी ओरल कम्युनिकेशन, बताओ क्या होती है। अच्छा, सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन कैसे करोगे, ये बताना है। व्हाट इज कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल, ये क्या होता है। टू साइड्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन क्या होती हैं, जैसे ओरल में लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो रही होती है। इफेक्टिव लिसनिंग क्या चीज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो यहाँ पर ओरल के ऊपर ज्यादा फोकस है। इसमें अगर आप गौर करें तो लिसनिंग का आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने राइटिंग मैंने दे दी है। आप उसको एक दफा पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें जो मिसिंग है, जैसे कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल है। ठीक है, और एक आध और बातें जो आज मैं नहीं बताऊंगी, वो नोट्स में ऐड करके आपको मैं उसके बारे में गाइड कर दूंगी, ताकि उसको आप समझ सके। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले, जैसे मैंने भी आपको बताया, उसमें आपको यहाँ मैंने एक ब्लॉक, ये तो ब्लॉक जो मेरे नोट्स में ब्लॉक होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं कि ये जरूर पढ़ लो, ये जरूर पढ़ लो। ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि 70% ऑफ टाइम आप करते हो कम्युनिकेशन, ये वो लिखा है। इससे आगे लिखा हुआ है कि ये, मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा कर दूं अगर, शायद तो फिर आपको शायद क्लियर नजर आए। और जी, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 45%, 30, 16, 19, ये मैंने आपको बता दिया ना, ये परसेंट ऑफ द राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग और रीडिंग में हम खर्च करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। नंबर ए वर्बल, नंबर बी नॉन वर्बल। ठीक है, ए है वर्बल और बी है नॉन वर्बल। अगर वर्बल है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्बल विद वर्ड्स है, जिसमें ओरल करोगे, स्पीकिंग, रिटन, लिसनिंग एंड रीडिंग, 4 तरीके से करेंगे। और हम रीडिंग बिल्कुल नहीं हम पढ़ने वाले। रीडिंग का आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन कुछ चीजें मैंने ऐसी रखी हुई है जिसमें हम जब बिल्कुल सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, तो कुछ चीजें एडिशनल, उस वक्त आप स्ट्रांग हो चुके होते हो। अगर मैंने सारी चीजें पायलअप अभी कर दी ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कि आप कहेंगे सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये क्यों बता रही है। तो मैं थोड़ी सी चीजें जो समझती हूँ कि पेपर में कोई सवाल ना आ जाए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर ओरल आप बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस टॉपिक पर यानी आपके सिलेबस में है। रिटर्न का जिक्र कर देंगे हम थोड़ा सा, लेकिन आप पढ़ेंगे। जब तक कि रिटर्न ओरल में फर्क नहीं आएगा, आपको ओरल की समझ नहीं आएगी, उसकी अहमियत की समझ नहीं आएगी। और रिटर्न हमने पढ़ना कब है ज्यादा, जब हम लेटर और मेमो और सर्कुलर और रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नॉन वर्बल जो है विदाउट वर्ड्स है। अभी मैंने आपको उसके सारे स्लाइड पे तरीके बता दिए, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट वगैरह। ओरल कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ना है, अब गौर कीजिएगा। ओरल कम्युनिकेशन, इसमें होता क्या है, स्पीकिंग फास्टेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बहुत फास्ट है, मैं बोल रही हूँ, सबसे डायरेक्ट है, आप मुझे सुन रहे हैं, बजाय कि मैं अभी नोट्स दूं, मुझे पता नहीं तुम अभी देखते हो, कल देखते हो, लेकिन सुन तो रहे हो ना मुझे। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप इसमें पढ़ेंगे कन्वर्स विद ईच अदर। आपको पहली लाइन में अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, कन्वर्स करते हो यानी लोग जो है इंडिविजुअल कन्वर्स करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसमें बहुत सारे
आप फेस टू फेस भी करते हो और टेलीफोन से या कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस आपके पास हैं, आप उसके जरिए कर रहे होते हो। इसके बाद हम ये देखेंगे, नेक्स्ट पे आ जाइए, ओरल कम्युनिकेशन इन मेनी फॉर्म्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इंक्लूड्स फॉर्मल स्टाफ मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, मैस मीटिंग, यानी बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया, आपने आवाज लोगों को भेजी, ये सारे तरीके हैं। यहाँ पर एक लफ्ज आया है, इसको कई लोग लाइजॉन कहते हैं और कुछ लोग लाइजन कहते हैं। आपको हर वक्त ओरल कम्युनिकेशन चाहिए क्योंकि आपने लोगों को फेस टू फेस बात करनी है। लाइजॉन का मतलब है कि लाइजनिंग का मतलब होता है कि आपने लाइजॉन करना है, लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और उनको डायरेक्शंस देनी होती है। और ये बात हमने पिछले वीक में भी सारी पढ़ी थी कि हमें हर वक्त लोगों से बातचीत करनी है। टीम में जो आप ब्रीफिंग करते हो लोगों से या फौरन टेलीफोन बात करनी होती है, तो सारी कुछ ओरल इसमें काम देता है। इसके बाद लिखा है, यहाँ पर बुलेट्स हैं थोड़ी सी, कि यहाँ पर आइडियाज एक्सप्रेस करते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, स्पोकन वर्ड्स के साथ ज्यादा कर सकते हो। आपको प्राइवेट प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सक्सेस उन लोगों की होती है जो अच्छा बोल सकते हैं। और उसके अलावा ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है तीसरे पॉइंट में या बुलेट में, कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है ना लिसनर स्पीकर की बहुत मैटर करती है। आपकी जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जब तक कि आप अच्छी ऑब्जर्व ना करें, दूसरा आपको ऑब्जर्व ना करे, आप अच्छी बात नहीं अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। फिर आपको मैंने वर्ड प्रोज यानी फायदे बताया था। एडवांटेजेस इसके क्या है? अच्छा, मैं अब सिर्फ हेडिंग पढ़ रही हूँ, आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है और आपको हेडिंग जो है वही समझ में आनी चाहिए। इसकी स्पीड ज्यादा है, बिल्कुल, आपने फौरन कहा, फौरन बात समझ आ गई। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्पीकर इज एबल टू गेट पर्सनल अटेंशन टू द लिसनर। स्पीकर जो है वो अटेंशन उसकी लेता है, ठीक है। जबकि आप अगर खत लिखेंगे, मेमो लिखेंगे, तो उसमें आपकी पर्सनल अटेंशन नहीं आएगी, फौरन के फौरन आप उसके राब्ता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस फीडबैक, है फौरन फीडबैक, ऐसे क्विक फीडबैक जिसे कहते हैं वो मिलेगा आपको। इसके बाद है इसकी पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी का मतलब है कि मैं जब किसी से बात करूं, इन पर्सन बात कर रही हूं और आप मुझे एज अ पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है, इट हैज अ पर्सनल क्वालिटी। फिर इसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या पता क्या पूछते हैं कि अगर आपने चार आपको तरीके बताएंगे और कहेंगे कि आपने कोई सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल बात करनी है अपने जूनियर के साथ, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? तो आप कहेंगे फेस टू फेस या आप कहेंगे स्पोकन, ठीक है। जो भी आपने वहां पर ऑप्शन दी होगी, इन दोनों को इकट्ठा नहीं दिया होगा, एक दिया होगा, तो आपने कहना है कॉन्फिडेंशियल जो बातें होती हैं, जो आपने खुफिया रखनी होती हैं, आपने कॉन्फिडेंशियल मैटर सामने आमने बैठ के हल करते हैं। अक्सर आपने लोगों को ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये बात फोन पे नहीं हो सकती, ठीक है, हम आके बात करते हैं। इसके बाद है सप्लीमेंटेड बाय नॉन वर्बल क्यूज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी जब हम आमने सामने स्पोकन बात कर रहे होते हैं, ओरल बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हमें हेल्प करते हैं और हम बात की गहराई तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन जो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर 7 नंबर। 8 नंबर है स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिलता है आपको, ये पहले भी कह दिया आपने। नॉट इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट, टाइम सेविंग होती है, अगर आप आमने सामने बैठे हैं तो मनी सेव होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर आपने करना है तो फेस टू फेस या ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट है, ठीक है। टीम वर्क के लिए जरूरी है और इम्प्लॉय का मोरल अप होता है। अगर आप उसको कोई आमने सामने बुलाकर बात करते हैं तो या बॉस जो है, ये सीनियर है, वो आकर बात करता है तो उसका मोरल अप हो जाता है। और इसी तरह प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर, ये बात रिपीट भी थोड़ी सी हो रही है और आप ये नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैं जहां समझती हूँ कि ये बातें आपको पढ़नी है दूसरी बुक से भी, तो मैं वहां पे कट पेस्ट कर देती हूँ, इसीलिए आपकी कहीं एक आध बात रिपीट भी हो जाए तो आप उसको माइंड ना करें, वो आपकी रिवीजन हो जाएगी। चलें, तो दिस इज व्हाट आई वांट कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के क्या है? इसमें नो एविडेंस, पहली बात कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। नॉट सुटेबल इन सर्टन केसेस, के कुछ केसेस में आप जो है कॉम्प्लेक्स मैटर्स है, आप कॉम्प्लेक्स है, लेंथी है, फिर आप बोल के नहीं करते, उसके लिए पता आप ज्यादा क्या करते हैं, आप उसके लिए विजुअल्स लेते हैं। आपको आप एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगी, जो आपके अभी सिलेबस में नजर नहीं मुझे आ रही, वो कहते हैं विजुअल लिटरेसी, ठीक है।
विजुअल लिटरेसी का मतलब होता है कि मैंने ग्राफ देखा, मैं ग्राफ पढ़ सकती हूँ और मैं ग्राफ बना भी सकती हूँ, ठीक है, और वहां से मैं डेटा निकाल भी सकती हूँ। तो इसे कहते हैं विजुअल लिटरेसी। मेरे अंदर क्या है, सलाहियत है कि मैं देखकर चीजों को समझ लेती हूँ, ग्राफ वगैरह समझ लेती हूँ, बोर्ड साइंस पढ़ लेती हूँ। तो आपको बाजुकात कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए होता है या चार्ट चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं अक्सर मिसाल ये दिया करती हूँ कि मैचेस हो रहे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड से उनका हम रन रेट दिखा रहे हैं मिसाल के तौर पर। अगर मैं एक ग्राफ के जरिए दिखाऊंगी ना तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगी, रादर देन कि मैं बोल के बताऊं। मैं कहूंगी सुनो जी, ये आपका जी पहले 4-10 रन में उन्होंने ये किया था पाकिस्तान ने, लेकिन पहले 10 रन में इंडिया ने तो ये किया था, लेकिन इंग्लैंड ने ये किया, अगले 10 रन में ये हो गया। भाई हाउ कुड यू बी मेमोराइजिंग इट, आप तो कुछ कुछ भी याद नहीं रखोगे। तो आपको ग्राफ सामने नजर आया, आपने विजुअली उसको देखा, आपकी आंखों ने एब्जॉर्ब किया और आपके क्या है गहराई तक चला गया, आप समझ गए। तो वहां पर ये जरूरी अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती। उसके बाद है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग बात होती है। ये उस वक्त होती है, आपको जैसे सवाल आएगा ना वैसे बताना। ये उस वक्त देखो तुम सामने हमने बैठी हो तो फिर तो एक्सपेंसिव नहीं है ना, लेकिन अगर तुम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे हो और कुछ जगहों पे अभी भी टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं देती। अक्सर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ना आपका नहीं चलता, आपका व्हाट्सएप नहीं चलता, प्रॉब्लम क्या करेंगे, आपका जो है वो कोई और आप चला लें जी, आप स्काइप पे आ जाएं या आप जूम मीटिंग कर लें। तो कभी कभार आपको क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट बात करनी हो किसी बंदे से, जो बंदा बाहर निकला हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर घर से बाहर है, ठीक है, उसके पास भी इंटरनेट नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू, आप कॉल ही करेंगे ना। तो ये एक्सपेंसिव हो जाती है उस केसेस में। आपने पेपर में सवाल जब आएगा तो उसके मुताबिक आएगा। उसके बाद है जब कंट्रोवर्शियल मैटर्स होंगे, 4 नंबर पढ़ रही हूँ, कंट्रोवर्शियल मैटर जो है उसके लिए बाजुकात ये होता है कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपका जब आपने आपस में ये उस वक्त होगा, देखो कंट्रोवर्शियल या कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर्स के लिए बेहतरीन आपके लिए फेस टू फेस है, लेकिन उस सिचुएशन में जब आप आमने सामने किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते तो फिर आप लिख कर बात कर लें, लिख कर समझा दें। आपने एक कोई चीज जो है, जैसे कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट उनको देना है या आपने एक प्रपोजल दिया है कि जी हम ये आपसे चार्ज करेंगे, तो सामने आमने बैठ के शायद लड़ाई हो जाए, इससे बेहतर है कि लिख कर भेज दो। तो आके उसको बुरा लगेगा तो ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा और वो आपको दे देगा। उसके बाद है सीरियस एंड डेलिब्रेशन इज नॉट पॉसिबल, कि आपको डेलिब्रेशन कहते हैं डेलिब्रेट जानबूझकर करना उस चीज को। तो आप बाजुकात आपने आपने फौरन के फौरन बाजू का डिसीजन नहीं लेना होता, आपने पेंडिंग करना होता है, वहां पर आपको डेलिब्रेशन नहीं चाहिए, यानी फौरन सामने नहीं चाहिए। इसके बाद है मोर प्रोन टू फिजिकल नॉइज। मैं और आप अगर बातें कर रहे हो तो लोग जो हैं बात बाहर ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, कुर्सियां खींच रहे हैं और पंखों की आवाज आ रही है, तो हमें बाजुकात समझ नहीं आती। तो ये कुछ मैटर्स हैं, इसको समझ के कीजिएगा। इसके बाद रिटन कम्युनिकेशन है, और मैं आपको बताया है कि रिटन कम्युनिकेशन का अभी आपके इस सिलेबस पॉइंट पर कोई जिक्र नहीं है, आप इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो आपको चाहिए होती है जब आप खत लिखते हैं, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, जब आप ईमेल करते हैं, आपने एक ब्रोशर भेजना है, अपना पैम्फलेट आपने देनी है। जैसे आप देखें फॉर इंस्टेंस, आप घर से बाहर जब आप गेट पे अपने जाते हो, तो अगर कोई हॉकर जो है अखबार वाला या वैसे ही कोई बंदा आपके अंदर घर के अंदर एक फ्लायर फेंक जाता है, एक ब्रोशर फेंक जाता है, तो फिर क्या है, आपको रिटर्न के थ्रू आ गया ना, आपको पता चला जी आपके घर के पास एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर खुल गया है, आप वहां से शॉपिंग किया करिए, या आपके घर के पास एक वर्कशॉप खुल गई है, तो ट्यूशन सेंटर की तो बहुत ही एड्स आती है। तो वो आपको क्या है, आप दिस इज रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन बोर्ड साइन सारे आप देखते हो, आपके बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, आपको रिटन कम्युनिकेशन बाजुकात इनएविटेबल है, आपको जरूरी होती है। आप कहीं मुल्क से बाहर सफर कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं फ्लाइट के टाइम देखते हैं, फ्लाइट का स्टेटस देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर वक्त अनाउंसमेंट हो रही हो, वो आप वहां पे लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये सारा कुछ जो है लिखने में आप एक बस एक रीड करेंगे आप इसको। एडवांटेजेस क्या है, जब हम एडवांटेजेस कहेंगे ना, तो इट इज एडवांटेजेस इन कंपैरिजन विद ओरल, समझ रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे, इसलिए आपका पढ़ना ये बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको
जो हर्टा मर्फी की बुक से आपको एक ब्लॉक बनाकर एक टेबल इसमें ऐड करूंगी और फिर मैं आपको ये भिजवा दूंगी, आप उसको भी रीड करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको लिख दूंगी, चलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको पढ़ लें। उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन इजी होती है, आप टाइम लगाते हैं, आराम से लिखो, कंपोज करो, ठीक करो, अपने आराम से, लग्जरी का मतलब है अपने आराम से, ना आपको जल्दी ना उनको जल्दी, फौरन के फौरन, वो जब भी अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ लेंगे। उसके बाद है एडवांस में बना के रख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हैं, कम एरर्स आते हैं क्योंकि आप एडिट करते हो, प्रूफ रीड करते हो। नंबर 4 पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट एविडेंस होती है, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। और रिटन कम्युनिकेशन कैन एड्रेस नंबर ऑफ पर्सन एट अ टाइम। अगर आपने फॉर इंस्टेंस डियर कॉलीग्स करके एक मैसेज लिखा, ठीक है, और या आपने बाजुकात बहुत सारे लोगों को भी हम एड्रेस करते हैं, और बाजुकात पुराने जमाने में हुआ करता था, अब वैसे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कभी ना एक खत भेजा करते थे तो उस पर लिखते थे टू हुम इट मे कंसर्न। अभी भी जहाँ पे पुरानी स्टाइल से चल रही है ना, वहां ये इस्तेमाल होता होगा। तो हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट होती है, हमें पता होता है कि एक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जानी है, सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक खास बंदे को एड्रेस करना आमतौर पे आप जो है यहाँ पे टीवी मीडिया वगैरह जो लिखा है ये पढ़ लीजिएगा। रिटन कम्युनिकेशन लीव्स मोर लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी वो हमेशा आपके पास पड़ी रहती है, और कभी कभार आप उसमें विजुअल भी आ जाता है जिससे कि आप उसे याद रखते हैं। और उसके बाद फिजिकल नॉइज वगैरह की उसमें कोई मसला नहीं है, वो जो है ऐसे ही चला जाता है। इसके बाद लिमिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत देर लगती है बनाने में, ठीक करने में, भेजने में। और इसके बाद कुछ मैसेजेस राइटिंग में नहीं हो सकते, ओरल हो सकते हैं, वही बात नहीं, रिपीट हो रही वही बात नहीं, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 3 ये है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आपने एक बात भेजी, एक बंदे ने, ए ने उसको इस तरह लिया, बी ने और लिया, तो सामने आमने बैठे होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, वो फौरन ही क्लियर हो जाएगा। इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। और नॉन वर्बल क्यूज का कोई उसमें दखल ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं ना, वो जरूर होते हैं, पता कहाँ पे? जब तुम लिखते हो कुछ, तो उसमें तुम्हारा फॉन्ट साइज, कैपिटल करना, स्मॉल करना, पंक्चुएशन लगाना, ये सारा कुछ भी नॉन वर्बल होता है। लेकिन बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ नॉन वर्बल से मुराद है ओरल के अंदर जब बात करे हो, वो वाले फेशियल एक्सप्रेशन वहां मिस हो जाते हैं, कम बात समझ आती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लोग जो है क्या करते हैं, वो आपको खत आया, ऊपर लिखा कॉन्फिडेंशियल, स्टैंप लगी हुई है, वो उसको रोशनी में ले जाके ना झांक झांक के पढ़ते हैं, किस कहाँ से खत आया है, ये कहाँ से आ गया है, ये किसका नाम है। तो भाई खुदा के लिए उसको छोड़ दें, वो आप कॉन्फिडेंशियल हो, कोई बंदा अगर वो खोल के पढ़ ले फिर क्या होगा। तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी किसी के हाथ ना चढ़ जाए, आप इसके मैसेज को इस तरह ना करें। उसके बाद है आप इसके साथ बाजुकात हैप्पीली आप लिख दें किसी चीज को बगैर सोचे, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। 7 पॉइंट है ये, ठीक है, ये आप इसको रीड कर लेंगे, आपको मैंने समझा दिया इसके बारे में। इसके बाद हाँ, ये वाला सच मुझे याद आ गया, यस आई एडेड, मैंने क्लास से पहले ऐड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। ओरल रिटन में फर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसमें से सवाल आपको आते हैं, ठीक है जी। आप इसको पढ़ेंगे और इसमें ओरल लेस फॉर्मल, रिटन फॉर्मल, प्लान, डिटेल्ड, आप समझ लें जो पीछे आप सारा पढ़ के आ रहे हो ना, ये उसका क्रक्स है, क्रक्स समझते हो, उसका निचोड़। उसके बाद है प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलेगा, नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर पढ़ रही हूं मैं, और दूसरे में है डिलेड रिस्पांस, आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कुछ देर के बाद। इसके आगे लिखा है ओरल इज नॉट वैल्यूड मच फॉर लीगल, ये ध्यान से पढ़िएगा, लीगल पर्पस में एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, जबकि रिटन जो है वो एक प्रूफ होता है, ठीक है, और वो आपको मिलती है। उसके बाद है ओरल इज हाईली फ्लेक्सिबल है, जैसे बात होती है उसके मुताबिक अपनी आवाज चेंज कर लेते हो, पैराफ्रेज करते हो, रीफ्रेज करते हो, बात को और लफ्जों में समझाते हो, जबकि आपकी जो रिटन है वो रिजिड, इनफ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, फौरन के फौरन स्पीड से चली जाती है, ये जो है ये यहाँ पे इसका ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब है टू द पॉइंट होती है, डायरेक्ट होती है और डिलेड होती है। इसके नीचे लिखा है स्पीकर कैन
गेट द ऑडियंस एंगेज साइकोलॉजिकली, आप लोगों को साइकोलॉजिकली एंगेज कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी के जरिए, अपनी बातों के जरिए। लेकिन यहाँ पर ये लेस पर्सनल होती है, लोगों का दिल चाहे तो पढ़ेंगे, नहीं दिल चाहे तो नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है इसमें मोर पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल। ये बात समझते हो आप सारे, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन पता क्या होते हैं, आई, यू, वी, ठीक है, दे। हम इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं जब बातें करते हैं ना, मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जब हम लिखते हैं तो हम ये नहीं कहते, हम हमेशा कंपनी को लेके चलते हैं। तो जैसे मैं कल आपको लेटर्स भेजूंगी ना, तो आप पहले मैं आपको सिंपल लेटर्स दूंगी, आपको मैं अभी बताती हूँ कैसे करने हैं, आपने लास्ट 30 पे आप मैं स्टॉप कर दूंगी, फिर मैं आपसे बातें करूंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे करना है आपने। तो लेस पर्सनल प्रोनाउन यानी कि समझ लो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते, बहुत कम हम ये कह देते हैं कंपनी के बिहाफ पर, वी आर वर्किंग ऑन इट। हालांकि वर्क तो एक बंदा कर रहा होता है ना, सारे तो नहीं कर रहे होते। तो हम अक्सर ही उसको क्या करते हैं, प्लूरलाइज कर देते हैं, यानी प्लूरल बना देते हैं। और इसके बाद इट इज स्पॉन्टेनियस, अचानक हो जाता है। और इसके इट टेक्स टाइम भी है। और आगे अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ इट इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब समझते हो, डेलिब्रेट होता है सोच समझ के बोलना। तो ये डेलिब्रेट होती है, आप सोच समझ की बात करती हो। और आखिरी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इट इज सब्जेक्टिव, यानी आप अपनी पसंद नापसंद अपनी फीलिंग्स शो कर देते हो। ऑब्जेक्टिव मीन न्यूट्रल। और आपको मैं ये लफ्ज समझा दूं हमेशा के लिए, अगर मैंने से एक नॉवल पढ़ा और मैंने उस नॉवल में या कोई किताब पढ़ी और मैंने कहा इसमें तो राइटर की बड़ी सब्जेक्टिव अप्रोच है, या मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, ऑफिस में एक रिपोर्ट पढ़ी और मैंने कहा कि वहां पे हमें जैसे एक बंदा है ही बिलोंग्स टू मर्दान फॉर इंस्टेंस, हो सकता है आप में से कोई मुझे बच्चे सुन रहे हो, एक बंदा मर्दान से बिलोंग करता है। आपके बॉस ने कहा कि जाओ चेक करके आओ इन एरियाज में कि कहाँ पर हम अपना आउटलेट खोल सकते हैं। चूंकि वो मर्दान से बिलोंग करता है, वो कहेगा जी नौशहरा में खोल लें, पेशावर में खोल लें, जहां पे पॉसिबिलिटी करीब तरीब, ताकि वो बहुत करीब है तो जा भी सकता है। इसी तरह आप अगर एक बंदा है वो जी लाहौर में रहता है तो वो कहेगा गुजरांवाला में खोल लें, करीब है मेरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या हो जाते हो, आप सब्जेक्टिव अप्रोच रखते हो, बाइस्ड हो जाते हो। ऑब्जेक्टिव होता है जब हम अपनी पसंद नापसंद नहीं लगाते, हम कंपनी की बेहतरी के लिए सोचते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को निकाल देते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब इस सारी बात से तुम लोगों को एक बात हमेशा से याद रहेगी, फिर जब हम पेपर करते हैं हमेशा से बचपन से, आपका एक पेपर का पार्ट सब्जेक्टिव होता है और एक पार्ट ऑब्जेक्टिव होता है, किया ना आपने। अभी आपको आएगा एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 80% ऑब्जेक्टिव, 20% सब्जेक्टिव। ये क्या चीज है, सब्जेक्टिव में तुम अपनी पसंद नापसंद से वहां पर लिख सकते हो। तुमसे पूछा गया कि तुम जो है एक ऐसे लिख रहे हो किसी चीज के ऊपर, फॉर इंस्टेंस आपको ऐसे नहीं आएगा, वैसे ही बता रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो तो तुम अपनी पसंद से लिखोगे ना, जो तुम्हें चीज ठीक लगती है लिख दोगे। और अगर एक सवाल आ गया एमसीक्यूज में कि जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किस चीज की है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, या नॉइज पोल्यूशन है, या सॉइल पोल्यूशन है, तो तुम्हें टिक करना है ना, उस पर तुम बातें तो नहीं कर सकते ना, तुम्हें टिक करना है। दिस इज वाई इट इज ऑब्जेक्टिव। ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव। आप अपनी पसंद नहीं लगा सकते, ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कर सकते हो, तो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। when you do not put your feelings into that is objective. All reports, all letters, everything that is related to your office, all correspondence, it's all objective. You are not supposed to be subjective. आपको नहीं होना, डिसीजन भी आप सब्जेक्टिव नहीं लेते। तो ये आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद जी हम लिसनिंग के पार्ट पे आते हैं, जल्दी से समझ लो क्या करना है, मैंने बहुत सारा आपको बता दिया। लिसनिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे, हेयरिंग क्या है, लिसनिंग में फर्क क्या है, ये मैंने आपको सारा सिखा दिया है। आपको मैंने बकायदा, और एक चीज तुम लोगों ने इसमें अच्छी तरह याद करनी है यहाँ पर, कि जो हेयरिंग और लिसनिंग होती है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है कि हेयरिंग में आपने सिर्फ क्या करना है, साउंड पहुंचेगी, जबकि लिसनिंग में क्या होगा, आपने पूरा सुनना है। और आवाज के जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट होती है ना, पैरा लैंग्वेज, उसको भी तुम सुनते हो, ठीक है, इसको समझ के बस पढ़ लेना। और लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट करते हैं, लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन करते हैं, लिसनिंग फॉर हेल्प करते हैं, और बहुत से कामों के लिए लिसनिंग करते हैं, ठीक हो गया। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो मैंने ब्लॉक कर दिया,
वो है लिसनिंग एंड द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसका मतलब पता है क्या है? हम में से बहुत ही कम सुनने वाले लोग हैं। ये मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि क्या है, इसमें एफर्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, हमारे अंदर नहीं होती, और हमें कोई सिखाता भी नहीं है। मजे की बात है, मुझे बचपन से लिखना सिखाया, मुझे रीडिंग सिखाई। आप जब पहली दफा स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो? पहले पढ़ना सीखते हो ना, कायदा पढ़ते हो, फिर लिखना सीख लेते हो, है ना, और फिर तुम बोलना भी सीख लेते हो। तो लेकिन तुम्हें सुनना कोई नहीं सिखाता। तो हमें एक प्रॉब्लम है कि हम सुनना नहीं सीखते। तो लिसनिंग इफेक्टिव क्या है, एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसकी रीडिंग बस कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद आपके पास कुछ 3 सिंपल टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप लिसनिंग कैसे बेहतर कर सकते हो। ये 3 तरीके पढ़ लेना। उसके बाद एक्टिव पैसिव लिसनिंग में आपको मैंने बेसिक फर्क बता दिया। एक्टिव डेलिब्रेट होता है, आप कोई ना कोई फिजिकल एक्सप्रेशन देते हो। पैसिव में सुनते पूरा हो, लेकिन क्या करते हो तुम उसमें, क्या करते हो, आप कोई सपोर्टिंग नहीं देते उसमें। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, या इसको दूसरे लफ्जों में कहती है एम्पैथिक। मैं इसको करेक्ट करके साथ करके स्लैश करके भेज दूंगी। ये लिसनिंग होती है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव लिसनिंग होती है जब तुम किसी को फील नहीं कर रहे। एक बंदा है फॉर इंस्टेंस, वो आके शिकायत दूसरे की करता है, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम एम्पैथिक लिसनिंग करना शुरू कर दोगे, तुम सब्जेक्टिव हो जाओगे, तुम कहोगे नहीं नहीं मेरा दोस्त गलत नहीं कर सकता। जबकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम दोनों को ऑब्जेक्टिव होके सुनो, यानी अनबायस्ड होके सुनो। ये मैं अल्फाज इसमें ऐड कर दूंगी सारे, ताकि तुम्हें याद रहे। तो अनबायस्ड लिसनिंग होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है। एम्पैथिक, एम्पैथेटिक, कुछ लोग इसको एम्फैटिक भी लिख देते हैं, तो मैं तीनों लफ्ज लिख दूंगी। इनका मतलब है कि आपने किसी को फील करना है। और मैं ये भी बताती चलूं कि इसको पता क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव लिसनिंग होती है ज्यादातर पीपल फोकस्ड, पीपल ओरिएंटेड। अच्छा, एक चीज तुमने याद रखनी है, यहाँ पे लफ्ज आया एम्पथी। ये मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगी, 7 C's आपने पढ़नी है, उसमें आएगा। एम्पथी का मतलब पता क्या होता है? एम्पथी का मतलब है किसी को फील करना, अपने आप को उसकी पोजीशन पे रख के फील करना। एम्पथी पे बहुत सवाल आते हैं, एम्पथी का मतलब पूछता है आपको एग्जाम में। अब ये सिंपथी नहीं होती। सिंपथी में आप अपर हैंड होते हो, आप दूसरे को बेचारा समझते हो, उसके साथ हमदर्दी करते हो। एम्पथी में आप उसके इक्वल लेवल पे आते हो। अगर कोई खुश है, आप उसकी खुशी महसूस करें, कोई दुखी है, उसका दुख महसूस करें। और इसके लिए यहाँ पे मुहावरा है, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। अपने अपने आप को नहीं, ये मुहावरा तो जो लिखा है, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को जूतों में ना डालना, अपने पाँव को किसी के जूतों में डालो और महसूस करो कि जूता कहाँ पिंच कर रहा है। ठीक है ना? आप कहेंगे मिस मेरा तो साइज ही फर्क है, मुहावरा बना हुआ है, इसको दिल पे ना लेना। यानी आप किसी के, जब तक किसी की दर्द महसूस नहीं करेंगे, अगर आप किसी का दर्द महसूस करते हैं एम्पैथी, किसी की खुशी महसूस करते हैं एम्पैथी, आप उसको एम्पैथाइज कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो। और इसमें मैं आपको एक बड़ी मजे की, आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि जैसे मुझे याद है कि मेरी लिटरेरी, मैं लाहौर कॉलेज से मेरी है ग्रेजुएशन। तो लाहौर कॉलेज जो है वहाँ पे हमारी टीचर थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो वो बहुत ही खूबसूरत एक मिसाल दिया करती थी इसके ऊपर। वो कहती थी कि जब तुम मूवीज देखते हो ना, तो तुम लोग मूवीज, जैसे पाकिस्तानी मूवीज चलो ले लो, सबसे खतरनाक ये मिसाल देने लगी। पाकिस्तानी मूवीज हैं, अगर मैंने कभी नहीं वैसे ये वाला सीन देखी, सीन टीवी पे जरूर चले, कहीं देख लिया होगा, लेकिन मैं मूवीज नहीं देखती। तो मूवीज में एक कपल दिखाते हैं जी, खुशी से पागल हुआ हुआ है, सड़कों पे भाग रहा है, पुलों पे भाग रहा है, और खेतों में डांस कर रहा है। तो वो मुझे हमें कहती हैं कि क्या तुमने कभी सड़क पे देखा ऐसे किसी कपल को भागते हुए, जैसे से अभी उनकी शादी हो गई है तो वो दौड़े फिर रहे हैं? कभी देखा आपने? नहीं ना देखा। तो असल में वो डायरेक्टर जो होता है ना, वो आपको कहता है एम्पथाइज करो इसके साथ कि वो कितने खुश हैं। और हम करते हैं, हम स्टार प्लस का ड्रामा सामने रख के बैठ जाते हैं, बंदे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, वो हंसते हैं, हम हंसना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ये एम्पथी फील करते हैं हम। तो इस तरह अब आपको, मेरा ख्याल है कभी भी आपको भूलेगा नहीं, तो आपने किसी को फील करने को एम्पथी कहते हैं, एम्पथाइज करना होता है। हम लिसनिंग में अक्सर एम्पथेटिक लिसनिंग कर रहे होते हैं, ये आपने समझ लेनी बात। उसके बाद एक और टाइप की लिसनिंग आएगी, वो है जजमेंटल नॉन जजमेंटल, यानी आप क्रिटिकली इवेलुएट कर रहे हो लोगों को,
जजमेंटल हो रहे हो और नॉन जजमेंटल पूरी सुन रहे हो। ये आप पढ़ लेंगे, इसको एक दफा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है लिसनिंग प्रॉब्लम और फॉल्ट क्या आती है। आप प्री जज कर लेते हो, ये प्रॉब्लम आती, ये वाला जो टॉपिक पढ़ रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजुडिस अगेंस्ट स्पीकर, स्पीकर के खिलाफ, प्रेजुडिस कहते हैं तासुब। आपको स्पीकर अच्छा, स्पीकर वो वाला नहीं जो आपके लगा होता है कहीं पे, यहाँ पे आप स्पीकर नहीं, बोलने वाला, बोलने वाला आपको जहर लगता है और आप इसलिए उसकी बात पूरी नहीं सुनते। इसके बाद एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, बाहर से शोर की आवाजें, ठीक हो गया। थिंकिंग स्पीड, ये एक बड़ा मसला है। थिंकिंग स्पीड पता क्यों मसला है? कुदरती मसला है। हमारी जो थिंकिंग स्पीड है वो तकरीबन 4 टाइम्स, यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं बता रही हूँ, हमारी थिंकिंग स्पीड कम से कम 4 टाइम्स ज्यादा होती है स्पीकिंग से। जब मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मुझे सुन भी रहे हो, साथ साथ बहुत कुछ सोच भी रहे हो। देखो आपकी थिंकिंग स्पीड ज्यादा है तभी तो तुम सवाल पूछ लेते हो बीच में, सुनते भी हो और सवाल भी पूछ लेते हो। तो थिंकिंग स्पीड की वजह से हम अक्सर अपनी थिंकिंग में अटक जाते हैं और हम कहीं और चले जाते हैं, तो हम वहां से निकल जाते हैं, तो इसलिए अटेंशन आपकी शिफ्ट हो जाती है। इसका ये मतलब है। ये जो टॉपिक पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जहां जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट करके लिख दूंगी। इसके बाद है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, पहले से इवेल्युएशन कर लेते हैं। पहले बात तो खत्म करने दो, पहले ही तुमने अंदाजा लगा लिया बंदे के बारे में। तो प्री मेच्योर इवेल्युएशन। इसके बाद फिल्टरिंग हम करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना, बैरियर्स के अंदर फिल्टरिंग करना शुरू कर देते हो, बात सुनते हो, आधी सुन के आगे चल जाते हो, मर्जी से चेंज कर देते हो। फिर इसके अलावा डिलीवरी का मतलब है आपकी स्पीच डिलीवरी। आपने जब कोई डिलीवर की, मोनोटोनस स्पीकर का मतलब है मोनोटोन, एक ही आवाज वाला। एक बंदा बात कर रहा है कि हम कल आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे, आप 15 मिनट बाद और अभी भी ऐसे बोल रहा है, क्या समझ में आया? कुछ नहीं। अगर मोनोटोनस स्पीकर होगा तो बात समझ में नहीं आएगी, तो आपको स्पीच डिलीवरी भी एक मसला है। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, कैसे एक्टिव लिसनर करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी रेडी, अपने आप को तैयार करके बैठो। बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट शो करो। बी पेशेंट, सबर करो, सबर करो, इंटरप्ट ना करो, ठीक है। बी ओपन माइंडेड, खुला दिमाग रखो, जिप ना लगा के रखो दिमाग पर। कॉन्सेंट्रेट, फोकस्ड रहो। गिव फीडबैक, यानी एक्टिव लिसनिंग करो, थोड़ा थोड़ा कुछ बताओ उसको, भाई मैं आपको सुन रहा हूं। अगर तुमने बुरी लिसनिंग की तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप पॉजिटिव एटीट्यूड जो है लीड्स टू द पोजेशन ऑफ अ, अगर लिसनिंग पर्पस नहीं, जस्ट अ मोमेंट। जी, आपको मेरे ख्याल है मेरी आवाज आ गई है, ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आपने यहाँ पे देखा कि लिसनर रिजल्ट ओरिएंटेड, वो उनकी पेशेंस कम होती है। वो कहते हैं यार काम की बात करो, नटशेल नटशेल, कम टू द पॉइंट, ये वो बातें करते हैं। तो इसको जरा आप ध्यान से एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जो जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो पीपल ओरिएंटेड या पीपल फोकस लोगों को बहुत बुरा समझते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कौन है? जो मैंने अभी आपको स्लाइड पे दिखाया, कंटेंट लिसनर, वो पूरी बात सुनता है, पूरी बात कलेक्ट करता है। यहाँ पे एक लफ्ज है कंसोलिडेट, यानी वो पूरी बात को जमा करता है, समझता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर काम करना होता है। उसके बाद पीपल फोकस्ड है, जो पीपल ओरिएंटेड लिसनर, एक ही बात है। ये वो लोग होते हैं जो एम्पथाइज भी करते हैं, लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक दफा इसकी रीडिंग कर लेनी है। और ये आज हमारा टॉपिक जो है वर्बल कम्युनिकेशन का खत्म हो गया। आगे नॉन वर्बल, जब आपको नोट्स मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको लिख दूंगी इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसा कि इसमें से कुछ चीजें आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
आप पढ़ लेना। तो हमारा पूरा टाइम हो गया, 12:30 होने लगे हैं। आपके सवालों का जवाब मैं देती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ आपको बताऊं, एक लफ्ज में लिखने लगी हूँ। पहले मेरा 1 मिनट है, मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। कल एक फीमेल स्टूडेंट ने मुझे सवाल पूछा था, जो उन्होंने, आई अप्रिशिएट यू, आप जो भी, आपका नाम भी मुझे याद, आपने पूछा था और आपने मीडिया रिचनेस के ऊपर एक सवाल पूछा था। मैं आपको पहले लिख दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ इस पर सवाल आ सकता है, क्योंकि मीडियम हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, मीडिया रिचनेस, मीडिया क्या है? मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। मैं आपको टेलीफोन से बात करूं मीडियम, मैं फेस टू फेस करूं मीडियम, खत लिखूं मीडियम, आपको ये बात तो पता है। अब ये रिच क्या होता है? रिच का मतलब है अमीर होता है, पैसे मेरे पास बहुत ज्यादा है तो मैं कोई अच्छा मीडिया ले लूं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। रिच मीडियम वो होता है एज अ रूल ऑफ थंब, जैसे आप कहते हैं ना, दुनिया भर में जो बात मानी गई है वो ये है कि रिचेस्ट मीडियम वो होगा विच हैज अ ब्लेंड ऑफ वर्बल नॉन वर्बल, यानी फेस टू फेस, आप आमने सामने बैठे हैं, चाहे अच्छे तरीके से बात कर लो, लड़ पड़ो, एक दूसरे को समझा लो, समझ लो, फीडबैक इमीडिएट दो, तो आपका मीडिया रिच है। दूसरे लफ्जों में आपको पेपर में सवाल आ, ये है वर्बल नॉन वर्बल कॉम्बिनेशन इज द रिचेस्ट मीडियम, ये आप इसका जवाब ये लगाएंगे। ठीक है, आप अगर आप मुझे सुन रही हैं, जिन्होंने मुझे सवाल किया था, मैंने आपको इसलिए कहा था ताकि सारे लोग सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी चीज क्या है, आपको एक सिनेरियो देगा और कहेगा इसमें सबसे रिच मीडियम कौन सा है। मिसाल के तौर पर एक और टर्म सिखाऊंगी आपको, प्लीज इसको नोट बेशक कर लिया करो। मैं एक लफ्ज लिख रही हूँ, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल, पता ट्रेल कहती है निशान, जैसे आप बाहर से अंदर आओ तो आपके पाँव के निशान पड़ जाते हैं, उसके ट्रेल कहती है, ठीक है ना। या कहीं आप सफर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हाइकिंग करते हैं, तो हाइकर्स के ट्रेल आपको नजर आता है कि यहाँ से गुजरे हैं। एनिमल्स का पाँव का ट्रेल आपको नजर आता है, ठीक है। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है आपके पास एक सबूत है पीछे, मसलन रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको ईमेल की, आपने मुझे जवाब दिया, मैंने उसका जवाब दिया, आपने मुझे जवाब दिया, सारी ईमेलें पड़ी हुई हैं, ऑडिट ट्रेल मौजूद है। जब हमें ऑडिट ट्रेल यानी एविडेंस रखना हो, तो उस वक्त मीडिया रिच कौन सा होगा? रिटन लेटर। तो आपको वहां पे सिनेरियो देगा। जब आपको ऑडिट ट्रेल रखना है तो रिच मीडियम आपका क्या है, जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने कहा जी इतनी जैकेट्स भेज दो, इतने ग्लव्स भेज दो, इतने जो है वो सॉक्स भेज दो, आपको ऑर्डर आया, तो मैं रिटर्न दूंगी ना आपको, ताकि आपके पास सबूत रहे। कल को आप मुझे भेज देते हैं सारे, तो मैंने तो कहा, मैंने तो आपको ऑर्डर नहीं दिया था, या मैंने तो इतनी चीजें नहीं लिखी थी, तो वो आप मुझे दिखाएंगे, देखिए आपने ये लिखा था। तो व्हेन यू रिक्वायर ऑडिट ट्रेल, वो आपको सिनेरियो देगा, उसमें सबसे रिच मीडियम आपने बताना होगा। ये मैं आपको एक चीज सिखाई है एक्स्ट्रा, कहीं नोट कर लो प्लीज, ताकि आप बाद में मुझे ना कहिएगा कि आपको याद नहीं है, ये समझ नहीं आई। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ, जो आज के सवाल हैं। गुड गॉड, 38 सवाल इकट्ठे हुए। अच्छा, अच्छा, बच्चे कहते हैं आज लेक्चर का मजा नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि हम फिर रख लेते हैं, इमरान खान का जलसा रख लेते हैं साथ, बीच में आतिफ असलम को बुला लेते हैं बेटा, फाहद हयात, ठीक है, आतिफ असलम को इन्वॉल्व कर लें बीच में। अच्छा, साइन लैंग्वेज बाद में बता दूंगी आपको। साइन लैंग्वेज होती है जिसमें आपने पढ़ते नहीं हो, बोर्ड लिखे होते हैं, एरो के निशान, ठीक है, एरो इधर जाओ उधर जाओ। आपको मेरी आवाज की प्रॉब्लम थ्रू आउट रही है बच्चों? मैं अभी आपके मैनेजर से पूछती हूँ। लोग कह रहे हैं मैं लास्ट वीक के, अच्छा जी, खिजर अब्बास, आप कह रहे हैं आपके पास नोट्स नहीं है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए शनावर को। आपका बड़ा प्यारा सा बच्चा, एक शनावर इस्लामाबाद से आई थिंक है, वो आपको भेजेगा नोट्स, ठीक है, वो आपको नोट्स भेज देगा 2 वीक्स के, आप उससे रब्ता कीजिए प्लीज। आपको मैं फिर से एज अ रिचुअल, रिचुअल समझती हो ना, एक रिचुअल होता है कि जैसे एक क्या होता है, रिलीजियस रिचुअल होता है, मैं आपको पेज के एंड पे उसका फोन नंबर देती हूँ, ठीक है, अगर आप नए हो बिल्कुल तो मैं आपको देती हूँ।
अब वो कह रही है कौन सा पीडीएफ, शनावर से पूछिए, बताएगा आपको। ठीक है, शनावर आपको सारा कुछ बता देगा, बड़ा अच्छा बच्चा है। आज वॉइस प्रॉब्लम क्यों कर रही थी? आई एम रियली सरप्राइज्ड। आज वैसे भी कनेक्ट बड़ी मुश्किल से हुआ था, आई डोंट नो। स्लाइड्स ग्रुप में सेंड कर दें, शनावर ने जो पहले की है वो कर देगा। जो अभी नहीं मैं भेजी वो अभी आपके पास नहीं आई। आपको मंडे को सारी ये भेजूंगी क्योंकि कल मैंने आपको नोट्स भेजनी है। अच्छा, अब आपने प्लीज देखें, मैंने आपको कहा था जो सिलेबस की बात की थी ना, वो मैंने आपको प्लीज बतानी है। क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप? बिल्कुल है व्हाट्सएप ग्रुप अब्दुल रहमान, मैं आपको देती हूँ नंबर। ज्यादातर यही सवाल है। आज कुछ वाकई सितारों में गर्दिश कि मैं पेज के एंड पे ले जाऊं। ये जी, जो अगर जो गर्ल्स हैं वो मेरा नंबर ले लें, और ऊपर शनावर का नंबर आपको नजर आ रहा है, इसको राब्ता करें व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। और जो चीज आपको चाहिए पिछले वीक वाली, वो आपको शनावर जो है वो, ये मैं नंबर हाईलाइट कर रही हूँ, इससे राब्ता कीजिए जो नए बच्चे हैं। अब आपको मैं बताती चलूं कि 20 मार्क्स का पेपर आएगा आपको, जो इसमें आपने या खत लिखना है या सर्कुलर या मेमो या रिपोर्ट, इस पर बात करना टू अर्ली है। अभी मैं सिर्फ आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करूंगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से, कि आप उसको सीखेंगे। मैं आपको कल कुछ नोट्स भेजूंगी, जस्ट गो थ्रू दैट। पहले आपको बहुत आसान आसान वाले कट पेस्ट करके, जो उसके कहने के लेटर्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो भेजूंगी। फिर मैं आपको लेटर का फॉर्मेट सिखाऊंगी। जब लेटर का फॉर्मेट आ जाएगा, फिर आपको बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। मेमो भी आ जाएगा, सर्कुलर भी आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह रिपोर्ट भी आ जाएगी। जाहिर बात है 20 मार्क्स का आपका सवाल है, रिपोर्ट कोई बहुत लंबी तो नहीं आपको आएगी, लेकिन जो जो मेरे पास आप मटेरियल मैं खुद यूज करती हूँ, पीडीएफ में है मेरे पास या मेरे पास वर्ड में है, वो सारा आपसे शेयर कर लूंगी। इसके अलावा अभी भी आपके पास जो पीडीएफ बुक है उसमें से देख सकते हो। जिनके पास बीकॉम की बुक्स हैं उसमें से भी जाके देख सकते हो। आप देखेंगे जी सर्कुलर्स हैं, आप देखेंगे जी क्रेडिट लेटर्स हैं, आप देखेंगे सेल्स लेटर हैं, आप देखेंगे वहां पे आपके पास इंक्वायरी लेटर्स हैं, ठीक है। आप वो सारे लेटर्स वहां पे देख सकते हो, तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। समझ रही बात को? तो मैं आपको, ये सारी बात हो गई। 20 मार्क्स का जो है आपको इसकी प्रेपरेशन हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह इसी वीक से, अनकॉन्शियसली, ठीक है, और डेलिबरेटली करेंगे जब मैं सिखाऊंगी आपको। तो अगला वीक जो है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि हम, आपको मैं उसका स्केड्यूल बता दूंगी कि हम खत लिखना, उसका फॉर्मेट बनाना कब सीखेंगे, ठीक है। और आप अपने मैनेजर्स जो आपके हैं, आपको जो जहाँ से आप ऑफिस से लेते हो खबर, वो आपको सही तौर पे बता सकते हैं। वैसे मेरे सुनने में आया है कि जरूर आपको कोई ना कोई वो एक्सेस देंगे जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से आपको टाइप करना होगा, और थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड आपकी, आप प्रैक्टिस करो तो आप लिखना भी सीखना है आपने। ये सारा कुछ फिर हम आपको अगले वीक में बता देंगे, लेकिन कल आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसकी रीडिंग करोगे, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज कल नहीं मिलती तो प्लीज आप शनावर को मैसेज कर देना, तो वो आपको बता देंगे। और इसी तरह जो गर्ल्स हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जीआर को प्लीज मैसेज किया करो, ठीक है। अगर जीआर के पास भी कुछ ना हो तो जीआर मुझे कॉल कर लिया करे, मैसेज कर लिया करे, मैं उसको बता दूंगी। आप समझ रहे सारी मेरी बात? तो अब आपके पास काम क्या है इस वीकेंड का? लंबे वीकेंड आपके पास, पुराने नोट्स पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके मुताबिक बुक जो है पीडीएफ है उसमें से कुछ रीडिंग कर लोगे, और
मैं आपको कल जो भेजूंगी वो आप रीड करेंगे लेटर्स, और जिनके पास बीकॉम की किताब है या कोई भी किताबें आपके पास पढ़ी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसके अंदर जरा देखो कहाँ कहाँ लेटर पढ़े हैं, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है जी, अब हम इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।